क्लियर किया जाए कि रॉबर्ट वाड्रा में और कांग्रेस में क्या रिश्ता है। क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं भाई ये रॉबर्ट वाड्रा जी सेपरेट हैं, इनका कांग्रेस से रिश्ता नहीं है, सरकार से रिश्ता नहीं है, ये तो डीएलएफ और उनके बीच की बात है। लेकिन आज तक रॉबर्ट वाड्रा जी ने सामने आके नहीं कहा। कांग्रेस के लोग उनका बचाव कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात कि रॉबर्ट वाड्रा जी में और सरकार में क्या रिश्ता है? अगर 9 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नए सवालों और नए सबूतों के साथ मैदान में उतरे। फाइनेंस मिनिस्टर जिस देश का खड़ा होकर कह दे नहीं नहीं इसकी रिटर्न ठीक है, किस आईटीओ की हिम्मत है जो इसको छू देंगे? किस आईटीओ की हिम्मत है जो 143(2) का नोटिस भेज देंगे इनको स्क्रूटनी के अंदर? कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ये फिट केस है रेड मारने के लिए, फिट केस है पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति का ये अंदाज 5 अक्टूबर से ही शुरू किया, जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर पहली बार गंभीर आरोप लगाए। रॉबर्ट वाड्रा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। ये पहली बार था जब किसी पार्टी के किसी भी नेता ने कांग्रेस के सबसे ताकतवर गांधी परिवार के किसी सदस्य के बारे में ऐसे गंभीर आरोप लगाए हों। इन गंभीर आरोपों ने देश की राजनीति में नई हलचल मचा दी। यह हलचल पुरानी परिपाटी को तोड़े जाने की थी। अरविंद केजरीवाल जी का जो मूवमेंट है उसमें कोई किसी तरह की कोई नियम नहीं है। नियम मतलब दोनों तरीके के जो एक सैद्धांतिक रूप से होते हैं या जो व्यवहारिक रूप से होते हैं, उन दोनों का अभाव है। तो वहां के ऊपर क्या है कि किसी के बारे में भी कुछ भी चीज जो है कह दो और उसके बाद जो है एक जनता में जो राजनीतिक जो वर्ग है उसके खिलाफ एक अविश्वास की भावना पैदा हो जाए और उसके बाद वो ताबड़तोड़ इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहते हैं। निश्चित ही नई चीज है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की राजनीति की जो परिपाटी है और उसके अंदर एक जो चुप्पी का षड्यंत्र था उसको तोड़ने की कोशिश हुई है। वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। दरअसल बीजेपी ने अब से करीब 1.5 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के मुद्दे को उठाने का फैसला किया था। संसद में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन फिर मुद्दा बीजेपी के हाथ से फिसल गया। 1.5 साल पहले की घटना है। रात 11 बजे के आसपास जो है मैडम सुषमा स्वराज का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कल इसके बारे में तुमको नोटिस देना है। और मैंने सुबह 8 बजे नोटिस देता है, नोटिस मैंने दे दिया और मैंने लोकसभा में दिया था और माननीय जेटली जी ने जो है वो राज्यसभा में दिया था। और हमने उसमें साफ साफ लिखा था कि 2001 में इसी तरह की एक घटना हुई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के दामाद के ऊपर जो है कांग्रेस वाले क्वेश्चन उठाना चाहते थे, वो मुद्दे को उठाना चाहते थे और उस वक्त के स्पीकर ने इसको अलाउ किया था। तो आप काइंडली मुझे अलाउ करिए बात करने के लिए। और जब स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया तो वो मामला उठ नहीं पाया था। एक बार नोटिस पर चर्चा को मंजूरी नहीं मिली तो बीजेपी ने मुद्दा उठाया नहीं। वहीं टेलीग्राफ में छपी खबर के मुताबिक दरअसल बीजेपी पहले मुद्दा उठाने के पक्ष में थी, लेकिन फिर उसने कदम पीछे खींच लिए। बजट सेशन होने के कारण हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो उस वक्त की तात्कालिक परिस्थिति यही थी। बाद में लोगों को लगा कि इसमें और भी एविडेंसेस आ जाएंगे, और भी चीज़ें आ जाएंगी। अरुण जी को इंटरेस्ट किया था। 16 मार्च को जो है मैडम सुषमा स्वराज का बयान भी है, कल हिंदुस्तान टाइम्स में कोट भी किया गया था। और इस कारण से उसके बाद फिर CWG का बहुत बड़ा मामला आ गया, कोलगेट का बहुत बड़ा मामला आ गया, इसके बाद एयरपोर्ट का इतना बड़ा मामला आ गया। तो सरकार इतनी फंसती गई, स्कैम पर स्कैम इतने होते गए कि फिर इसके ऊपर लगा कि यदि बार बार ये करेंगे तो ये पर्सनल हो जाएगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद फंस रहे हैं तो पर्सनल होने से ज़्यादा बेटर है कि हम जो है प्रधानमंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर जो है ज़्यादा दबाव डालें। जो काम उस वक्त बीजेपी नहीं कर पाई, अब वही काम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम इस शिष्टाचार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ती। जब भी कोई बात इल्जाम लगाई जाती है वो इल्जाम में पूरा पुख्ता चीज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिरी कड़ी जो होती है कि किसी के आदमी की वजह से, उसके राजनीतिक परिवार से संबंध है, उसने उस पद का दुरुपयोग कैसा किया और उसमें उस जो कंपनी थी या जो इंडिविजुअल था उसको किस तरीके से आर्थिक लाभ हुआ, ये एस्टैब्लिश करना चाहिए। लेकिन इस एस्टैब्लिश करने में मुझे लगता है बहुत ज्यादा उनकी रुचि नहीं है। मैं प्रशांत भूषण जी को और अरविंद भाई को दोनों को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चुप्पी के षड्यंत्र को तोड़ा। चुप्पी का षड्यंत्र ये था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे
तो रंजन भट्टाचार्य क्या कर रहे थे सारी दुनिया जानती थी, लेकिन उसके बारे में बोलेंगे नहीं। अब कांग्रेस की सरकार है, रॉबर्ट वड्रा क्या करते हैं सारी दुनिया, दिल्ली का हर पत्रकार जानता है इस बात को, लेकिन लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं। ये षड्यंत्र लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब इसे पुरानी परिपाटी को तोड़ना कहिए, राजनीतिक शिष्टाचार को ना मानना कहिए, या फिर कहिए सत्ता की जल्दबाजी, लेकिन इससे टीम केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ना ही इस राजनीति को मानते हैं और ना ही राजनीति के तौर तरीकों को। पर अब जो वो कर रहे हैं उसी के पीछे चल रही हैं देश की राजनीतिक पार्टियां। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते हम डिमांड करते हैं बीजेपी की तरफ से कि एक फेयर फ्री इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें जो भी सच्चाई है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट की नेक्सस के डीएलएफ के साथ, इसीलिए फेयर जांच होना चाहिए। नारे लग रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ये संकेत है कि आने वाला वक्त न तो कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला है और न ही बीजेपी के लिए। टीम केजरीवाल पार्टी का नाम तय होने से पहले ही अपना नाम बनाने के लिए हर काम कर रही है। दिल्ली में हर इंसान की जेब को छूने वाला बिजली के बिल का मुद्दा उठाया है टीम केजरीवाल ने। ये नगाड़े की आवाज गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए है। वो अभी भी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बिजली के मामले में बिजली कंपनियों की सीईओ की तरह से बिहेव कर रही हैं। ये नहीं पता चल पा रहा है दिल्ली में कि दिल्ली की जनता की भी कोई चीफ मिनिस्टर है। बिजली की कंपनियों के भी लिए वो लोगों को धमकाती हैं। बिजली मंत्री जो हैं वो लोगों को धमकाते हैं कि अगर तुम ऐसे बिजली कनेक्शन जोड़ोगे तो हम एफआईआर करेंगे आपके खिलाफ। अरे आप लोगों की भी चिंता करते हो। इन 4-4, 5-5 हजार, 15-15 हजार लोगों के बिल आ रहे हैं। इनका कोई चीफ मिनिस्टर है इस दिल्ली में? इनका कोई बिजली मंत्री है इस दिल्ली में? या सिर्फ सारे के सारे लोग कंपनियों के पेरोल पे जाके नौकरी करने लगे हैं? ये सवाल आज यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने बिजली के बिल जलाए, लोगों को बिल न देने के लिए उकसाया और फिर बिजली कनेक्शन काटे जाने पर खुद पहुंच गए बिजली कनेक्शन को जोड़ने के लिए। कुछ लोगों ने ये प्रश्न उठाया है कि हम लोग जो कर रहे हैं हम कानून तोड़ रहे हैं। पहली चीज तो हम ये बता दें कि संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता की सुरक्षा करे। उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपनियों की सुरक्षा करे। तो शीला दीक्षित सरकार कंप्लीटली संविधान के खिलाफ काम कर रही है। ये वो काम है जो नेता आमतौर पर करते नजर नहीं आते और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। खंबे पर चढ़कर फोटो खिंचवाना भी एक संकेत है कि टीम केजरीवाल हर वो काम करने वाली है जो जनता का दिल जीतने के लिए जरूरी हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल अपने विरोधी बीजेपी के मंच पर भी पहुंच गए। राजनीति की परिपाटी में मंच आमने सामने लगते हैं और एक दूसरे पर खूब नारे उछाले जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसी मंच पर चढ़कर सवाल उठाने की राजनीति कर रहे हैं। 4 मई 2010 को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र सिंह जी ने एक ऑर्डर बनाया था। उन्होंने ऑर्डर बनाया था कि दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ने की बजाय 23% कम होनी चाहिए। ये ऑर्डर बनाया था। शीला दीक्षित ने वो ऑर्डर रुकवा दिया और वो ऑर्डर दबा दिया। क्या बीजेपी को इसके बारे में नहीं पता था कि यह ऑर्डर दबा दिया गया है? अगर उन्हें पता था तो पिछले 3 वर्षों में बीजेपी ने इस बात को संसद में और विधानसभा में क्यों नहीं उठाया, ये इस देश की जनता जानना चाहती है। दिल्ली और केंद्र कांग्रेस दोनों जगह सत्ता में है और अरविंद केजरीवाल के पहले निशाने पर कांग्रेस ही है, लेकिन अगली लाइन में वो ये कहना भी नहीं भूलते कि दोनों पार्टियां तो एक ही हैं। हमको सारे कहते हैं सबूत निकालो, ना बीजेपी वाले सबूत निकालते ना कांग्रेस वाले सबूत निकालते। कहते तुम सबूत निकालो। अरे सारी जांच एजेंसी तो तुम्हारे पास है, सारा तामझाम तो तुम लोगों के पास है। तो अगर धूमल साहब चाहें तो 2 मिनट में पता कर सकते हैं प्रियंका गांधी की कौन सी प्रॉपर्टी है। और दूसरा, हमने शांता कुमार जी से कहा कि
लूटने में तो सारे ही शामिल हैं, बीजेपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का संगठन अभी खड़ा नहीं हुआ है और ऐसे में उनकी राजनीति का आधार बना हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो इसी तरीके से आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और अगली रणनीति का ऐलान कर रहे हैं। अगर आप इसे राजनीति कहें तो टीम केजरीवाल को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। देखिए, अगर हम राजनीतिक जमीन बना रहे हैं तो भी इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं, और हम किसी को 2 लॉलीपॉप नहीं बांट रहे हैं, 2 रुपए किलो चावल, लैपटॉप, साइकिल, ये सब नहीं बांट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के घरों पे जो डाका डला हुआ है वो गलत लेना चाहिए। ठीक है जी, हम सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। आपने तो सारा देश लूट लिया, कुछ तो शर्म करो। जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला और आधी जीत के बाद टीम अन्ना टूट गई। टीम अन्ना के 2 धड़े बने, एक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राजनीतिक पार्टी की दिशा की तरफ बढ़ा और दूसरा अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन की तरफ। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अन्ना ने उन्हें अपना नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया। चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा, इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना, आपके हिम्मत पर जो कुछ करना है कर लो, तो मुझे वो पसंद नहीं। अन्ना जी की हम लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, हमारे पिता समान हैं, हमारे गुरु के समान रहे हैं हमेशा और हमेशा रहेंगे। और कल का फैसला हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत दुखद था और बहुत अप्रत्याशित था। हमने सोचा नहीं था कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इसी के बाद राजनीतिक समीक्षकों ने अरविंद की पार्टी पर इसके असर का ऐलान कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल पार्टी के ऐलान से पहले ही 26 अगस्त को कोयला घोटाले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये यहाँ पहली बार नजर आई मैं अरविंद हूँ की टोपी। पार्टी के ऐलान के वक्त ये टोपी आम आदमी की हो गई। पार्टी के ऐलान के वक्त नाम तो डाल दिया गया, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो गई पार्टी की पहचान बनाने की तैयारी। गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए। ये नई तरह की राजनीति की दस्तक थी। अब से पहले राजनीति में मिली भगत की परंपरा थी कि हम दोनों एक दूसरे पे वार करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन जो सबसे गहरी और सबसे चुभने वाली चीज़ है वो नहीं कहेंगे, हालांकि हम दोनों जानते हैं इसके बारे में। इस रणनीति से कांग्रेस कटघरे में है। बीजेपी केजरीवाल के पीछे नजर आ रही है और केजरीवाल अन्ना की छाया से निकलते नजर आ रहे हैं।